हेलो हेलो, यहाँ म्यूजिक बहुत ज्यादा है। हेलो बेबी। और आस्था पार्टी से निकलकर अपने होटल रूम की ओर बढ़ती है। उसके लड़खड़ाते कदम, नशीली चाल कभी इधर को जा रही थी तो कभी उधर। मेरा कमरा तो ये रहा, 310। हाँ, आ गया कमरा। दरवाजा खुला था। आस्था अंदर घुसती है जहाँ बहुत अंधेरा था। वो 2 कदम बढ़ाते ही सामान से टकराकर गिर जाती है। आउच! अब ये क्या भला है? हेलो, हु इज दिस? कौन है मेरे कमरे में? तुम्हारा कमरा? हु द हेल आर यू? रुको, मैं ही आता हूँ उधर। और कदमों की आवाज आस्था की ओर बढ़ती है। आस्था नशे में इतनी मदहोश थी कि वो फर्श पर ही लेट गई। दुनिया कितनी गोल है ना बेबी। मुझे मालूम है तुम यही हो। मुझे सरप्राइज देने आए हो ना? और तभी वो लड़का आस्था के पास जाकर देखता है तो वो फर्श पर लेट रही थी। बिखरे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। न्यू ईयर की पार्टी की वजह से आज आदित्य ने भी शराब पी हुई थी। हाँ, मेरा सिर घूम रहा है। और ये लड़की मेरे कमरे में क्या कर रही है? हेलो, उठो उठो गर्ल, कौन हो तुम? आस्था ने अब आदित्य को बाहों में लपककर किस करना शुरू कर दिया था। आदित्य चौंक उठा। वो आस्था को पीछे धकेल रहा था, मगर आस्था की जुल्फों में फैली खुशबू से मदहोश हो रहा आदित्य भी भला कब तक खुद को रोक पाता। बेबी, तुम कब आए? आज बहुत थक गई मैं। चलो मुझे उठाकर बेडरूम तक ले चलो ना। आस्था अब आदित्य की बाहों में थी। आदित्य बेडरूम की ओर बढ़ रहा था। कौन थे ये 2 अनजान लड़का लड़की जो एक दूसरे की बाहों में थे? मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। अचानक आस्था ने उठकर आदित्य को जकड़ लिया और उसकी बाहों से लिपटकर रोने लगी। नहीं, मत जाओ। एक बार जाने के बाद फिर कोई वापस नहीं आता। यहीं रहो मेरे पास। बहुत अकेला लग रहा है मुझे। मगर तुम्हारा नाम? आदित्य कुछ बोलता कि आस्था ने उसे जोर से किस किया और दोनों एक दूसरे की बाहों में चूर हो गए। उफ, तुम्हारी खुशबू मुझे जाने से रोक रही है लड़की। मत जाओ, ये रात हमारी है। आस्था अंगड़ाई लेकर उठती है तो देखती है कि बिस्तर कमरा सब बिखरा हुआ था। ओह गॉड, ये क्या? कोई तूफान आया था क्या? ये मैं किस हाल में हूँ? तभी आस्था की नजर दरवाजे पर लिखे रूम नंबर पर जाती है। 301? पर मेरा कमरा तो 310 था। तो मैं यहाँ किसके कमरे में हूँ? आस्था देखती है कि उसके सिरहाने पर एक नोट रखा था। गुड मॉर्निंग। मैंने रात में सारे कमरे बुक करा लिए हैं। अब कोई भी तुम्हें यहाँ से जाते हुए नहीं देखेगा। डोंट वरी, तुम सेफ हो। अजनबी। ओह गॉड, इसका मतलब मैं कल पूरी रात एक अजनबी के साथ थी। भाग आस्था की बच्ची, ये क्या करती है तू? आस्था खुद को संभालकर जैसे तैसे वहां से निकल गई। सचमुच पूरा होटल खाली था। आस्था को वहां किसी ने नहीं देखा और वो घर आ गई। धीरे धीरे इस रात के बारे में भूल गई। 2 महीने बाद आस्था की सगाई उसके बॉयफ्रेंड पारस से हो रही थी। तो सर, आखिरकार आपने मुझे फंसा ही लिया ना? हाँ, और देखो, आज हमारी सगाई है और 4 दिन बाद शादी। सपना सच होता सा लग रहा है आस्था। दोनों के माँ बाप बड़े ही खुश थे। आस्था पारस को अंगूठी पहनाती है। अब बारी पारस की थी। पारस आस्था को अंगूठी पहना ही रहा था कि अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। आस्था, 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 क्या हुआ? मम्मी जी देखिए ना, होश में आओ, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। क्या हुआ था मुझे? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ, आप क्यों रो रही हैं? तुमने जो किया है ना आस्था, उसके लिए तुम्हारे माँ बाप को अब रोना ही पड़ेगा। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी पारस की माँ ललिता आस्था की रिपोर्ट्स उसके आगे करती है। अरे मुंह काला किया है तूने अपना भी और तेरे माँ बाप का भी। पेट में बच्चा है तेरे, वो भी पता नहीं किसका। मेरे बेटे का तो नहीं है। अरे जब मेरा बेटा 6 महीने से लंदन में था तो फिर ये कैसे करेगा? आस्था, क्यों? क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ? मगर ये कैसे? कहीं ये सब उस रात की वजह से तो नहीं? देखो तो कितनी सीधी बन रही है। रंगरेलिया मनाए किसी और के साथ और ब्याह करेगी मेरे बेटे के साथ। चल पारस, नहीं करनी इस लड़की से तेरी शादी। माँ 1 मिनट। आस्था, तुमको अगर हमारा रिश्ता नहीं चाहिए था तो फिर तुम मना कर सकती थी ना। इतना बड़ा धोखा करने की क्या जरूरत थी? पारस,
पारस मेरी बात सुनो, एक गलती की सजा इतनी बड़ी दोगी क्या कि तुम ये रिश्ता ही तोड़ रहे हो? हमारा 8 साल का रिश्ता पारस, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं खुद नहीं जानती कि मैं कैसे। मगर पारस आस्था को धकेल करके वहां से चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। और आस्था बस रोती रही। पारस, माँ तुम तो मुझे समझो। जो तूने किया है ना बेटी, इसे कोई भी माँ नहीं समझ सकती। अगर हम सबकी भलाई चाहती है तो गिरा दे ये बच्चा। हमने डॉक्टर से 4 दिन बाद की डेट ले ली है, तू बच्चा गिरा दे। आस्था घर आ गई थी। एकदम से सब कुछ बदल गया था उसकी जिंदगी में। क्यों 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 पी थी तूने उस रात? क्यों गई थी उस गलत कमरे में आस्था? देख तो क्या हो गया, चला गया ना पारस। और जिसका बच्चा मेरे पेट में है उसका चेहरा नाम कुछ नहीं पता। 2 दिन बाद आस्था को अस्पताल जाना था और जब वो नींद से उठी तो उसे पेट में भारीपन महसूस हुआ। माँ, मार दोगी क्या मुझे? शराब तुमने पी तो मरना मुझे क्यों पड़ रहा है? बोलो ना माँ। नहीं, मैं ये क्या करने जा रही थी? सब कुछ तो खो दिया जिंदगी में। अगर मैं अपने बच्चे को भी मार दूंगी तो मेरे पास बचेगा ही क्या? नहीं माँ, तुम माँ होकर एक माँ से उसका बच्चा गिराने की बात नहीं कह सकती। और आस्था ने रातों रात अपना सामान पैक किया, अपने माता पिता के पांव छुए और आंसुओं के साथ हमेशा के लिए जिंदगी से विदा ले ली। और फिर 5 साल बाद। ये सर, आज जेके ग्रुप से बोल रही हूँ। ये सर, नहीं सर, क्यों सर? प्लीज सर, सर मेरी बात तो सर। आस्था, क्या हुआ? क्या हुआ आस्था? कंपनी ने हमारे शेयर्स बेच दिए, सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया है, हम सबकी नौकरियां चली गई। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई थी। आस्था उदास मन से घर आती है तो दरवाजे पर उसके 3 बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। वो आस्था को देखते ही उससे लिपट जाते हैं। जी हाँ, उस एक रात ने आस्था को 3 बच्चे दिए, यानी ट्रिपलेट्स। मेरे बच्चे, बिना नौकरी कैसे पूरी करूंगी मैं तुम्हारी जरूरतें? देखो, मम्मा आ गई। मम्मा, मम्मा आप मेरा पेंसिल बॉक्स लाईं। अरे बुद्धू, मम्मा थकी हुई आई है ना, अभी नहीं। मम्मा बैठो, मैं पानी लाती हूँ। मम्मा क्या हुआ आप तो? लो मम्मा, पानी पी लो। मैं आपका बैग रख दूं? ए लव, मेरी मदद कर। आस्था जैसे ही अपने बच्चों से मिलती है उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और वो तीनों को सीने से लगा लेती है। नहीं मेरे बच्चों, मैं ऐसे तो हार नहीं मानूंगी। मैं नई नौकरी ढूंढूंगी, वरना ये घर भी चला जाएगा। और आस्था नए काम की तलाश में दर दर भटकने लगी कि एक रोज जब वो थककर बेंच पर बैठी थी तभी उसे एक कागज पड़ा मिला। आदि ग्रुप्स एंड होटल्स में वैकेंसी है कंसल्टेंट की। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, तुझे यहाँ ट्राई करना चाहिए आस्था। मैं अभी जाती हूँ। और आस्था उसी हालत में आदि ग्रुप के ऑफिस की ओर बढ़ रही थी। सामने एक ऊंची बिल्डिंग थी। यहाँ काम मिलना तो मुश्किल है। 7,000 करोड़ की कंपनी मुझ जैसी रिसेप्शनिस्ट टाइप की लड़की को क्यों रखेगी? नहीं नहीं आस्था, जो चीज औकात से बाहर हो वो मत कर। वैसे ही मुश्किलें कम नहीं है जीवन में। आस्था कदम पीछे ले ही रही थी कि तभी उसकी चप्पल मुड़ जाती है और वो पीछे की ओर जैसे ही गिरने लगती है पीछे खड़े आदमी से जा टकराती है। What the hell is this? मरी 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 आ! और आदित्य की बाहें गिरती हुई आस्था को थाम लेती हैं। ये आस्था को थामते हुए उसकी कमर को कस लेता है। अजीब बदतमीजी है। What nonsense? पाँव में टूटी चप्पल पहनी हो और फिर भी इतनी अकड़। एक तो तुम्हें गिरने से बचाया, मेरी शर्ट खराब कर दी तुमने। And you just slapped me. हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! सर आपके न्यू कपड़े, ऐसे मौकों के लिए ही कार में एक्स्ट्रा रखे रखता हूँ। ओह, तो तुम उस किस्म के लड़के लगते हो, डैडीज बॉय वाले, जिसे एक शर्ट की कीमत मालूम भी नहीं और उसे बाप की दौलत से 100 शर्ट मिल जाती हैं। तुम क्या समझोगे मेरी टूटी चप्पल का दुख? हे गर्ल, तुमको ज्यादा बोल रही हो। तुमको मालूम भी है मैं कौन हूँ? होंगे कोई बिगड़े रईस, मगर मेरे किसी काम के नहीं हो। तभी आदित्य के पास एक कॉल आ जाती है और आस्था अपनी चप्पल उठाकर वहां से ऑफिस के अंदर चली जाती है। इससे पहले मूड के साथ दिन भी खराब हो तो नौकरी के लिए कोशिश कर आस्था। और आस्था फॉर्म लेकर भर देती है। वो वेटिंग एरिया में बैठी थी, मगर वहां तो लड़कियों की बाढ़ आई हुई है। कोई मिनी स्कर्ट में थी तो कोई हाई फाई ब्लेजर पैंट पहने, और यहाँ आस्था ने एक सादी साड़ी पहनी थी। एक हाथ में टूटी चप्पल और एक पाँव में।
आस्था का कॉन्फिडेंस तो पाताल में जा चुका था। तभी वो देखती है कि ऑफिस से एक लड़की रोते हुए बाहर आती है और साथ में उसकी फाइल भी। गेट आउट, निकलो यहां से। तुम जैसी झूठी लड़कियों की यहां कोई जगह नहीं है। रूमी, अगर ऐसी लड़की कोई और भी है तो उसे भी यहां से भगा दो। और बॉस के कहने पर चैम्बर से रूमी बाहर आती है, जो ऑफिस का इंटरनल मामला देखती थी। हे गर्ल्स, तुम सबने सुना ना बॉस का दिमाग कितना गर्म है। तो अगर किसी ने भी अपने फॉर्म में यहाँ कोई झूठी बात बोली है तो अभी यहाँ से चला जाए। और हाँ, आदि ग्रुप का पहला रूल पता है ना, यहाँ मैरिड लोगों की कोई जगह नहीं है। नो हबी नो बेबी, ओनली सिंगल गर्ल्स एंड बॉयज ही अलाउड है। तो क्या वो लड़की जो रोते हुए गई वो? उसने फॉर्म में सिंगल लिखा और तभी उसके फोन पर उसके हबी का कॉल आ गया। है ना फनी? तो बॉस ने उसे निकाल फेंका। आस्था ये बात सुनकर घबरा रही थी। उसके हाथ से चप्पल छूट जाती है और जोर से शोर मचता है। वो पसीना पसीना हो रही थी। नहीं, अगर मैं बताऊंगी तो मुझे काम नहीं मिलेगा, और अगर छुपाऊंगी तो भी मुझे काम नहीं मिलेगा। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा ऑफिस का कल्चर है? ओप्सी, टू मच हॉटीज के बीच में एक बहन जी सिस्टर भी है। हेलो, ओ सावित्री जी, हेलो, यू देयर? हाँ, कौन मैं? यस, तुम सावित्री। आर यू सिंगल और मैरिड? अब बोलो भी, कुंवारी ही हो ना? जी मैम, मेरा नाम सावित्री नहीं आस्था है, और हाँ मैं सिंगल ही हूँ। मेरा मतलब है, हाँ मैं कुंवारी ही हूँ, मतलब मेरी शादी नहीं हुई, सगाई भी नहीं। वेल, आस्था सावित्री, हुएवर यू आर, मुझे सिंगल का मतलब पता है, बाकी तो तुमको बॉस ही मतलब बताएंगे। एनीवेज, गुड लक यू गर्ल्स। और एक के बाद एक लड़कियां अंदर बाहर ही कर रही थी और आस्था घबरा रही थी। हेलो, बॉस का अब इंटरव्यू लेने का मूड नहीं है तो तुम सब जा सकती हो, वो इनमें से ही सिलेक्ट कर चुके हैं। सब लड़कियों के साथ आस्था भी उदास मन से अपनी चप्पल घसीटे जाने लगती है। ओ सावित्री, तुम रुको, तुमको अंदर बुलाया है, लगता है तुम तुम्हारे हिस्से की डांट खा कर ही जाओगी। आस्था बहुत खुश होकर अपना हुलिया ठीक करती है और दोनों चप्पल बाहर ही छोड़ नंगे पैर चैम्बर में घुसती है। सामने बॉस कुर्सी पर उल्टा बैठा था। गुड मॉर्निंग सर, मेरा मतलब गुड नून, नहीं इवनिंग सर। ये मैं क्या बोल रही हूँ, माफ करना सर, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। आज पूरे दिन की भागदौड़ के बाद इस नौकरी का पता चला। सर, आप मेरी नर्वसनेस की वजह से मेरी क्वालिटी को अनदेखा मत करिएगा। टेबल पर जो पानी रखा है पी लो। आस्था बॉस की टेबल की तरफ बढ़कर पानी का ग्लास जैसे ही थामती है तभी कुर्सी पलटती है और दो घूरती आंखों के साथ एक कड़क हाथ आस्था के हाथ पर आता है, जो कि आदित्य का था। तुम नहीं, मेरा मतलब आप। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था और फिर घबरा कर वो मेरी चप्पल भी टूट गई थी। मैंने जो कुछ कहा, आप मुझे सजा दे दो, चाहे तो 4 थप्पड़ भी मार लो। आस्था बोलते बोलते रो पड़ती है। हाँ, मारना तो है मुझे तुम्हें, पर मेरे तमाचे गाल पर नहीं लगेंगे। मैं तो तुम्हारी इस अकड़ पर थप्पड़ लगाऊंगा। क्या मतलब? पहले पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि कल से तुम्हारी नींद हराम करने वाला मैं होऊंगा, आदित्य खन्ना, आदि ग्रुप का सीईओ। वेलकम टू दी हेल्थ सिटी, यू आर हायर्ड। आस्था ये सुनकर हैरान थी। आदित्य ने चाटा खाकर भी आस्था को नौकरी पर क्यों रख लिया था? मगर आदित्य की आंखों में जो क्रोध था वो देख आस्था को डर भी लग रहा था। मैंने कहा पानी पियो आस्था सिंह, क्या हर बात मुझे 2 बार बोलनी पड़ेगी? ओके सर। और वो आंसू पोंछकर अपने बाल झटक कर पानी का ग्लास उठाती है। आस्था के बाल आदित्य के चेहरे से जा टकराते हैं और उसे वही पुरानी खुशबू याद आ जाती है। अब आदित्य चुप होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। सर माफ कर देना, मुझे सच में लगा था कि आपको ये गलत, मेरा मतलब सॉरी सर। गेट आउट। क्या हुआ? आई सेड गेट आउट राइट नाउ, और दरवाजा बंद करती जाना। क्या है ये खुशबू जहन से जाती क्यों नहीं? आस्था घबराकर वहां से चली जाती है। बाहर रूमी, टीना और बाकी स्टाफ उसे घूर रहे थे। टीना डार्लिंग, इतनी हॉट शॉट ब्यूटी को छोड़ के बॉस ने आखिर इस आंटी जी को क्यों हायर किया? बॉस को शायद अपनी मॉम की याद आ रही होगी, इसीलिए मॉम जैसी को ही काम पर रख लिया। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी मैम। तुम तो हम सबको आशीर्वाद ही देना सावित्री आंटी। आस्था सबको अनदेखा कर खुश थी कि आखिरकार उसे नौकरी मिल गई। वो घर आती है। आज वो बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी लाई थी। वो उनके साथ समय बिताती है। खुश थी वो। और अगला दिन शुरू होता है। ऑफिस का पहला दिन। आस्था अपनी सादी सलवार कमीज के साथ तैयार थी, मगर चप्पल तो कल टूट गई थी, तो वो टूटी चप्पल को ही जोड़कर पहनती है। लो मम्मा, ये सब वापस कर दो। क्यों मेरा बच्चा?
मुझको अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे लिए आप इतने खिलौने लाए और खुद टूटे स्लीपर्स में। इससे अच्छा इसको वापस करके अपने लिए न्यू स्लीपर ले लो ना मम्मा। मेरी लाडो, बेटियां कितना समझती है ना माँ को। पर तू फिक्र मत कर मेरी परी, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा और तब मैं अपने बच्चों की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहने दूंगी। अब जा तू स्कूल जा। आस्था माँ की तरह बच्चों को स्कूल भेजकर ऑफिस पहुँचती है तो एक कुंवारी लड़की बन जाती है। ऑफिस में सब सजे धजे महंगे कपड़ों में थे और आस्था अपने पुराने सूट और टूटी जोड़ी चप्पल में। गुड मॉर्निंग रूमी मैम, मेरा काम क्या होगा? इधर लॉबी साफ कर देना और बॉस के ऑफिस का पोछा लगा देना। अभी के लिए तो बस इतना ही है बाई। ओके, बाय बाय। हाँ मतलब? अरे भाई मतलब नहीं समझी, मैडम ने कहा है काम करना है तो करो, नाउ लीव। आस्था चुपचाप झाड़ू पोछा उठाकर आदित्य के चैम्बर में चली जाती है और सफाई करना शुरू कर देती है। काम तो काम है, क्या बड़ा क्या छोटा, मैं तो ईमानदारी से ही करूंगी। आदित्य की कार भी ऑफिस के बाहर आ गई थी। वो कॉफी थामे ऑफिस में घुस ही रहा था कि तभी सामने से एक छोटा बच्चा खेलता दौड़ता आया और आदित्य से टकरा गया। कॉफी गिर चुकी थी। अब पूरे ऑफिस में सन्नाटा फैल गया। आस्था कांच में से झांककर सब देख रही थी। ये बच्चा कौन लाया यहाँ पर? कौन लाया बच्चा? बोला था ना मेरे ऑफिस में मुझे बच्चे, बीवी, पति ये सब नहीं दिखने चाहिए। फिर कौन लाया बच्चा? तभी लिफ्टमैन भागकर आता है। साहब ये मेरी बहन का बेटा है। वो काम से कहीं गई थी तो मेरे पास छोड़ गई थी, तो जिद करने लगा कि ऑफिस देखना है। पर मैं कल से नहीं लाऊंगा साहब, नहीं लाऊंगा बिल्कुल भी। हाँ, ला भी नहीं सकोगे। गेट आउट, कल से मत आना। रूमी देखना, तुम आगे ऑफिस को पार्क समझकर अपने बच्चे लाए जा रहे हैं। जानते हो ना, आई हेट किड्स, आई जस्ट हेट किड्स। आदित्य की दहाड़ पूरे ऑफिस में गूंज गई थी। लिफ्टमैन बेचारा मुंह झुकाए वहां से चला गया। आस्था भी आदित्य का गुस्सा देख सहम गई थी। बाप रे, ये तो एक बच्चा था, वो भी इनका खुद का नहीं। पर मेरे तो खुद के 3 बच्चे हैं, अगर सर को पता चल गया तो। नहीं आस्था, तू बस काम पर ध्यान दे। और आस्था कसकर पोछा लगाने लगती है। आदित्य चैम्बर की ओर बढ़ रहा था। बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके एब्सेंस में कोई उनके चैम्बर में घुसे। और उधर ये आंटी तो पता नहीं क्या क्या कर रही है। आंटी जी तो गई टीना डार्लिंग। आदित्य चैम्बर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि आस्था टेबल के पास फर्श पर बैठकर कुछ कर रही थी। What the hell is this? फिर से चप्पल टूट गई क्या, जो तुम आज फिर से मेरा मूड खराब करने यहां आ गई? आदित्य की आवाज सुन आस्था सहम जाती है। आदित्य क्रोध में कदम बढ़ाकर अंदर आता ही है कि गीली फर्श पर उसका पांव फिसलता है और वो सीधा आस्था के ऊपर जा गिरता है। दोनों फर्श पर थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए। आदित्य को फिर से वही खुशबू महकाने लगती है। ये क्या गिरा रखा है यहाँ? वो रूमी मैडम ने कहा था कि आपका केबिन साफ कर दूं तो उस काम के लिए ऑफिस बॉय रखा है ना मैंने, तुम क्यों कर रही हो? आदित्य खड़े होने की कोशिश करता है मगर आसपास गीला फर्श होने की वजह से फिर से आस्था पर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों को पढ़ना चाह रहे थे। कितना अलग है चेहरा, जैसे आज से पहले कभी देखा ही ना हो। मगर ये तुम्हारी खुशबू हर दम जानी पहचानी सी लगती है। माँ। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ से तो खून बहने लग गया। आदित्य आस्था को उठाता है और अपनी कुर्सी पर बिठा देता है। रूमी अभी आओ। रूमी चेम्बर में आकर देखती है तो आदित्य की कुर्सी पर आस्था को बैठा देख चौंक जाती है। इस बहन जी को बॉस ने अपनी कुर्सी पर कैसे बैठने दिया? आखिर कौन सा काला जादू कर रही है ये? आस्था को तुमने इस सफाई का काम करने को बोला? जी सर, वो मुझे लगा आप ऐसी बहन जी टाइप लड़की को काम पर रख रहे हैं तो उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए तो रखेंगे नहीं, इसलिए मैं बस। तो तुम्हें रखूं मैं हेल्पर की ड्यूटी पर? अपना दिमाग कैसे लगाया तुमने? हाँ, अभी के अभी ये सारा सफाई का सामान उठाकर बाहर ले जाओ। और हाँ सुनो, आस्था की जॉब मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने की होगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। नाउ गेट आउट। रूमी आदित्य की दहाड़ से कांप जाती है और हड़बड़ाकर झाड़ू पोछा उठाने लगती है। वो आस्था को घूर रही थी। दरवाजे के बाहर खड़ा बाकी स्टाफ रूमी के हाथ में झाड़ू पोछा देखकर उसका मजाक बनाता है। ये क्या हुआ रूमी, तुम हेल्पर बन गई? शट अप रॉय। हाँ रॉय, मिस रूमी को तो बॉस बहुत पसंद करते हैं। वो तो फ्रेंडली होकर बॉस ने झाड़ू पोछा दिया होगा। शट अप टीना, यू गाइस आर सो इरिटेटिंग। और इस आस्था की बच्ची को तो इसकी औकात दिखानी ही होगी। उधर आदित्य आस्था की चोट पर दवाई लगाने लगता है। आस्था जलन की वजह से आंख मींच लेती है।
श्श, बस 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 हो गया। सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जानता हूं, तुम बस काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हारा कैबिन तैयार करवाता हूं। और आदित्य जाने लगता है। तभी उसकी नजर आस्था की टूटी चप्पलों पर पड़ती है, जो आज गिरने से पूरी तरह टूट गई थी। आस्था जैसे ही अपने चैम्बर में जाती है, देखती है टेबल पर 4 जोड़ी सैंडल और शूज रखे हैं। ये सब? सर, मगर नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ऑफर नहीं कर रहा, ऑर्डर कर रहा हूं, रख लो। मेरी पर्सनल असिस्टेंट मुझे अपडेटेड चाहिए। नाउ गेट बैक टू द वर्क। आदित्य चला जाता है। उसके और आस्था के चैम्बर के बीच में एक कांच था, जहां से आदित्य उसे साफ देख सकता था। मैं कितना खड़ूस समझती थी इनको, बस दिखते ही सख्त है, पर इतने भी बुरे नहीं है। हेलो, आप ऑटो वाले बोल रहे हैं? जी, ये आस्था जी की बेटी परी को चोट लगी है। हेलो अंकल, मुझे पाँव में चोट लग गई, आप आकर ले जाओ ना। हाँ बिटिया रानी, आप रो मत, मैं अभी लेने आता हूं। राजन आस्था का खास ऑटो वाला था, जो बच्चों को लाने ले जाने का काम करता था। परी का फोन आते ही वो चला जाता है और परी को पिक करके वापस ला ही रहा होता है कि अंकल, मम्मा के पास ले चलो ना, बहुत याद आ रही है। अरे बिटिया को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं अभी आस्था जी के पास ले चलता हूं। राजन अपना ऑटो आस्था के ऑफिस के बाहर रोक देता है। बिटिया आप यहीं रुको, मैं आपकी माँ को फोन करके बाहर बुलाता हूं। और राजन जैसे ही इधर उधर होता है, परी दौड़कर आस्था के ऑफिस में घुस जाती है। मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। अरे तुम अंदर कैसे आई? किसकी बच्ची है ये? पता है ना किड्स आर नॉट अलाउड। मेरी मम्मा कहाँ है? आज का नाम है उनका, आंटी मम्मा को बुला दो। क्या? आस्था? ओ लाला, अरे बेटा, आप आस्था की बेबी हो तो वो रहा आपकी मम्मा का ऑफिस। जाओ, जाकर मिल लो मम्मा से। और रूमी चालाकी करके नन्ही परी को आस्था की जगह आदित्य के चैम्बर में भेज देती है। अब आएगा मजा तो। अब इस आंटी जी की बैंड मैंने न बजाई तो मेरा नाम भी रूमी नहीं। हाँ। परी आदित्य के चैम्बर का दरवाजा खोल नन्हे कदमों से आगे बढ़ रही थी। मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी बाद में आना, आई एम डूइंग समथिंग। मुझे डिजिटल मत तलो, आई विल डू इट समथिंग। कौन है ये? कौन बोला? वो अंकल आइच पाइच, मैंने आपको पकड़ लिया। परी की इतनी मासूम हंसी देखकर आदित्य गुस्सा होने की बजाय बस उसे हैरानी से देखे ही जा रहा था। भूल कर रहे हो अंकल, मैं छोटी हूँ तो मुझे बच्चा समझे हो क्या? आइच पाइच की उस्ताद हूँ मैं। वैसे बेटा आप है कौन और किसके साथ आई हैं? वो है मेरी मम्मा, मुझे बुखार है ना तो मम्मा से मिलने आ गई। क्या तुम आस्था की बेटी हो? मगर उसने तो कहा था कि वो। वाओ, व्हील वाली कुल्ची, इस पर बैठ जाऊं अंकल मैं? प्लीज प्लीज ना, मुझे घूमी घूमी करनी है। आदित्य मुस्कुराकर परी को गोद में उठाकर कुर्सी पर बैठाकर घुमाने लगता है। ये और जोलचे अंकल, अंकल और जोलचे, मजा आ रहा है। क्या बात है, बॉस की अभी तक चीख नहीं सुनाई थी? कोई बात नहीं, आग में घी डालना मुझे अच्छे से आता है। ओह मैडम आस्था, नहीं नहीं मम्मा आस्था, तेरा छुपाया हुआ राज आपके सर के ऑफिस में घुस गई है, नहीं समझी? अरे तुम्हारी नन्ही परी, अब बचा सको तो बचा लो ये नौकरी। क्या? हेलो, हाँ राजन भाई, क्या आप परी को यहाँ क्यों लेकर आए? अब सब खत्म हो जाएगा राजन भाई। आस्था भागकर बाहर निकलती है। तभी आदित्य को एक कॉल आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, तू घबरा मत, मैं भी आता हूँ, तो रुक वहीं। और आदित्य घबराता हुआ चैम्बर से तेजी से निकलता है और आस्था की ओर बढ़ता है। आस्था घबराकर वहीं खड़ी हो गई। अंधी हो गई हो क्या? दिखता नहीं है? हटो भी अब। आदित्य तो चला गया और आस्था भागकर परी के पास जाती है। परी, ये कहाँ बैठी है तू? और मना किया था ना ऑफिस टाइम में मम्मा को तंग करने से, और तू ऑफिस ही चली आई। मम्मा, वो फीवर हो रहा था, देखो चोट भी लग गई है। ओह मेरी बेबी, चल घर चलते हैं। आस्था परी को लेकर बाहर आती है। पूरा ऑफिस एक साथ खड़ा होकर उसे घूर रहा था। वाह आंटी वाह, लोग शादी का सच छुपाते हैं, तूने तो इतनी बड़ी पेटी ही छिपा ली। बॉस तो अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि वो तुझे और तेरी इस पागल बेटी को लात मारकर यहाँ से निकाले, तो निकल जाए यहाँ से, गेट आउट। आस्था रोते हुए अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। घर में आस्था उदास बैठी थी। मम्मा,
मेरी वजह से हुआ ना, आपको बहुत डांट पड़ी ना। आई एम सॉरी मम्मा। आस्था रोकर अपने बच्चों को गले लगाती है और उनकी खुशी के लिए दिखावा करके हंसती भी है, मगर अंदर से उसे पैसों की चिंता सता रही थी। अगले दिन आदित्य ऑफिस आता है तो उसे कल की बात याद आती है। आज आस्था से पूछूंगा कि उसने झूठ बोलकर ये नौकरी क्यों ली। मगर शाम हो जाती है, आस्था आती ही नहीं है। आदित्य चैम्बर में देखता है तो उसके दिए सब सैंडल शूज वहीं रखे थे और आस्था की टूटी चप्पलें गायब हैं। उसे हैरानी होती है। 2 दिन और बीत गए, आस्था नहीं आई। आस्था नहीं होती तब वो खुशबू भी नहीं होती। आखिर उस खुशबू से आस्था का क्या लेना देना, पर वो आ क्यों नहीं रही। स्टाफ से पूछता हूँ। वो सर, आस्था को तो मैंने ही फायर कर दिया। अब इतना बड़ा रूल जो तोड़ा उसने तो निकालना तो था ही। मुझे लगा इतने छोटे काम के लिए आप परेशान होंगे तो आई जस्ट। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? खुद को कंपनी की मालिक समझने लगी हो जो तुम मुझे बताओगी कि क्या रूल है। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। रॉय, आस्था का फॉर्म लाओ जिसमें उसका एड्रेस है। और आदित्य आस्था का पता लेकर निकल जाता है। समथिंग इज कुकिंग रूमी डार्लिंग। मुझे तो खुशबू आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही क्या? हाँ, आस्था आस्था आस्था, ऐसा क्या है उस बहन जी में जो बॉस हर वक्त उसकी साइड लेते हैं। परी, लवकुश, पैनकेक्स रेडी हैं, चलो आ जाओ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मम्मा, मैं देख रही हूँ। परी दरवाजा खोलती है तो सामने आदित्य खड़ा था। अंकल, आइच पाइच। मम्मा देखो तो मेरे दोस्त अंकल आए हैं। पता नहीं, एक तो गली गली में दोस्त बनाए घूमती है लड़की। अब कौन दोस्त आ गए तेरे? सर आप यहाँ? आदित्य आस्था को एकदम घरेलू बना देखता है तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। आस्था एकदम देसी माओ की तरह कमर में पल्लू ठुसाकर रसोई का काम कर रही थी। क्या मुझे भी मिलेंगे पैनकेक्स? नहीं, अब नहीं, मेरा मतलब हाँ क्यों नहीं, मतलब मेरे यहाँ कैसे, मेरा मतलब सर क्या हुआ? कुछ लौटाने आया था। और आदित्य झुककर आस्था के पाँव में उसके दिए नए सैंडल्स पहनाता है। आस्था एकदम सुन्न हो गई थी। इतना बड़ा आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? आस्था के पाँव तले बैठा था और आस्था हैरत में थी। अंकल, धप्पा, वाह लवकुश, जल्दी देखो मम्मा के नए शूज मिले। वाह मम्मा। आस्था के तीनों बच्चे दौड़कर आते हैं, एक एक करके फिसलते हुए आदित्य के ऊपर गिरते हैं। अले अले, पगलो पगलो। आदित्य फर्श पर था और तीनों बच्चे उसके ऊपर पड़े हंस रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो बच्चों, दूर रहो, क्यों सर को तंग कर रहे हो? देखना वो पकड़कर तीनों को मारेंगे। सर को बच्चे जरा भी पसंद नहीं। अरे अरे बदमाश, अरे गिरा ही दिया मुझे। मैं कोई गद्दा थोड़ी हूँ। अरे उठने तो दो परी बेटा। आदित्य उठकर तीनों बच्चों को गोद में भरकर उनको खूब दुलार करता है। ये देख आस्था हैरान थी। अंकल अंकल, मुझे भी करनी है आपको किच्ची। अब जाओ वहां खेलो। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 बच्चे ही छिपा लिए तुमने तो आज था। नॉट बैड नॉट बैड। सर वो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा मतलब है मांग रही हूँ, मुझे माफ करना सर। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन घर का किराया, बच्चों की फीस, उनका टिफिन, रसोई का खत्म होता राशन, ये सब जब दिखता है तो एक अलग सी चिंता पहाड़ सी बन जाती है। महीने की 2 तारीख आते आते किराए के 20,000 कहाँ से आएंगे, ये बात खाने लगती है। मैं तो जैसे तैसे कर लूं गुजारा, मगर अपने बच्चों के सिर पर से छत कैसे जाने दूं? और फिर अचानक मेरी नौकरी चली गई और फिर देखो आपको मिली तो ये झूठ। सर मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मैं दोबारा ऑफिस नहीं आऊंगी, मगर आप पुलिस को मत बुलाना। कितना बोलोगी? पड़पड़गंज से आई हो क्या बे? हाँ मतलब मैं नाराज तो हूं और तुमको इसकी सजा भी मिलेगी। और तुम्हारी सजा यही है कि चलो मेरे साथ काम पर लौटकर अपना काम संभालो। अरे बिना पर्सनल असिस्टेंट के मेरा काम रुका हुआ है आस्था। सर ये आप? पर मेरे बच्चे हैं, ये सच छिपाया मैंने। इतने प्यारे बच्चे तुमने छिपाए, ये तो गलती करी। खास करके वो नन्ही परी, उसे तो जब देखता हूं ना तो लगता है कोई बहुत अपनी सी है। वैसे इनके डैड नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ है वो लकी मैन जिसे इतने प्यारे बच्चे मिले हैं? वो नहीं है। नहीं है मतलब कहीं बाहर रहते हैं क्या? अरे ये क्या मतलब है? बच्चे बिना डैड के बड़े हो रहे हैं और वो बाहर कमा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास बच्चे तो हैं, मगर उनके नाम के आगे लिखने को बाप का नाम नहीं। मतलब? सर
मैं एक बिन ब्याही माँ हूँ और मुझे मालूम नहीं कि मुझे किसने माँ बनाया था। एक गलती और मेरी पूरी दुनिया ही पलट गई। मगर जब भी इन तीनों को देखती हूँ तो बीता कुछ याद नहीं आता। लगता है इनको मेरी कोख से ही आना था। मैं लकी हूँ कि मैं इनकी माँ हूँ और इनके डैड जो भी है वो तो जानते भी नहीं होंगे कि उस रात मेरे साथ ये क्या कर दिया। इसका मतलब तुम एक सिंगल मॉम हो, वो भी अनमैरिड। तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया आस्था। मेरा मतलब है कि तुमने कोई रूल नहीं तोड़ा। मैरिड एम्प्लॉय मना है ना। तुम तो बिना शादी की मम्मा हो। आस्था खुश हो जाती है। आदित्य चाय नाश्ता करके जाने लगता है। आस्था, वो मैं कह रहा था कि नाइस रूम फ्रेशनर, अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे घर में। पर मैंने तो कोई खुशबू नहीं करी घर में, फिर सर को क्यों? आस्था, इन बच्चों को बड़ा करते हुए तुमने कितना कुछ सहा होगा। मैंने आज तक तुम जैसी फाइटर नहीं देखी। अगले दिन आस्था खुशी खुशी ऑफिस पहुंचती है। उसके चैम्बर में रूमी कब्जा करके बैठी थी। वो सर ने मुझे बुलाया है काम के लिए। रूमी डार्लिंग, इस बहन जी को बॉस हर बार क्यों बुला रहे हैं? क्या रिश्ता है इसका सर से? कम ऑन टीना डार्लिंग, बहन जी बॉस की बहन ही होगी ना। नाम नहीं देखा? आस्था, आदित्य की प्यारी बहन आस्था। कोई सत्संग आस्था चैनल टाइप शायद बॉस को प्रवचन सुनना होगा तो बहन जी को बुला लिया। बहन जी, आंटी जी। क्यों मेरे पीछे पड़े हो आप सब? मैं तो बस अपना काम करने आई हूँ। आस्था पलटकर बाहर जाती है तो आदित्य के सीने से जा टकराती है। आदित्य उसे संभालता है। हे, तुम्हारी आंख में आंसू? क्या हो रहा है यहाँ? बताओ आस्था, क्या ये लोग तुमको बुली कर रहे हैं? रूमी रॉय, अगर तुम अपनी आदत नहीं सुधार सकते तो नई कंपनी ढूंढ लो, समझे? आस्था को तंग करने की बजाय अपने काम पर फोकस करोगे तो प्रमोशन मिलेगा, पर नहीं, तुमको तो फायर कर देना चाहिए। सॉरी सर। सॉरी बॉस। सब डरकर वहां से चले जाते हैं। आदित्य आस्था को सहारा देकर पानी पिलाता है। आस्था, तुम इन पागलों की बातों से परेशान हो रही हो। अरे इससे ज्यादा तो तुम अपनी जिंदगी में देख चुकी हो। आप ये सब मुझ पर तरस खाकर कर रहे हैं ना? सर, भगवान के लिए आप मुझ पर तरस खाना बंद कर दीजिए। लोग बातें बनाने लगे हैं कि आस्था में ऐसा क्या है जो आप हर बार मेरी तरफदारी। मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, तुमको पड़ रहा है। मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मैं बस आपके लिए परेशान हूँ। एक 3 बच्चों की माँ के साथ ऐसी अफवाहें आपकी छवि पर असर डालेंगी सर। तुम कब से इनके बारे में सोचने लग गई? आस्था, तुमने जिंदगी की एक लंबी जंग लड़ी है। ये देख मुझे तुम्हारे लिए गर्व होता है। उसे तरस मत समझो। जानता हूं विश्वास करना मुश्किल है, तो विश्वास नहीं, इसे अपना काम समझकर कर लो, समझी? तो चलो लग जाओ काम पर। ओके सर। और हाँ, मैंने सोचा है बच्चों को कहीं घुमाने ले चलते हैं। ड्राइवर को भेजा है उनको घर से पिक करने के लिए। तब तक तुम भी अपना काम खत्म कर लो। आस्था मुंह फाड़े बस आदित्य की ओर देखती रही और वो मुस्कुराकर चैम्बर में चला गया। वहां से वो रह रहकर आस्था को देखते जा रहा था। जब आस्था के बाल उसे तंग करते तो आदित्य भी मचल जाता और तभी चैम्बर में चहकते फुदकते हुए परी आ टपकती है। अंकल, मैं आ गई। हेलो अंकल। आदित्य खुश होकर परी को गोद में बिठाता है और परी तुरंत अपनी बाहें डाल लेती है। जादू की चप्पी। बॉस और बच्चों के साथ? आखिर क्या है ऐसा इस आस्था में जो बॉस पूरा ही बदल रहे हैं? टीना डार्लिंग, यही हाल रहा तो मैं कभी प्रमोशन नहीं ले पाऊंगी। आस्था तो ग्रहण है मेरा। हाँ, वही खुशबू मुझे परी से आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? परी बेटा, आप में से तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे भी बताओ ऐसा क्या लगा? वो आज मैंने मम्मा का सेंट पूछ कर लिया था। कभी नहीं देती थी तो मैंने चोरी से लगा लिया। अंकल, मम्मा को नहीं बताना, हमारा टॉप चॉकलेट है। यानी वो खुशबू आस्था की ही थी, अनजानी सी, जो मेरी सांसों में महक रही थी। आस्था, क्या तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? कैसे पूछूं, तुमसे कैसे बताऊं कि शायद मैं वही हूँ जिसे तुमने कभी नहीं ढूंढा। और आदित्य उस रात के ख्याल में चला जाता है। उस रात आदित्य आस्था रात के अंधेरे में करीब तो आ गए थे, मगर सुबह का उजाला भी आ गया था। आदित्य अंगड़ाई लेकर उठता है। आस्था करवट मोड़े सो रही थी। उसके कांधे का तिल आदित्य को अट्रैक्ट कर रहा था और वो उसे चूम लेता है। हाँ, ये खुशबू, इतनी लड़कियां आई थी मगर तुम जैसी कोई नहीं थी। जिसे मैंने देखा नहीं उसके इतने करीब हूँ। नहीं, तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हें नहीं देखूंगा। आदित्य वहां से दबे पांव उठकर चला जाता है और होटल स्टाफ से कहता है, होटल का ये फ्लोर पूरा बुक कर दो।
कोई और भी यहाँ नहीं आना चाहिए और सीसीटीवी की फुटेज भी हटा दो। मैं नहीं चाहता कि इस लड़की की इज्जत पर कोई भी आँच आए। तुम सुरक्षित ही रहोगी अजनबी। सर चले, मैंने सब काम निपटा लिया है। आदित्य पुराने ख्याल से निकलकर आता है और देखता है आस्था उसके सामने खड़ी थी। अगर तुम वही आस्था हो तो मुझे ये बीच की दूरी मिटानी ही होगी, मगर कैसे पूछूं तुमसे और कैसे पता करूं कि मेरा शक सही है। आदित्य के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। सब लोग घूमने जाते हैं। कार में आस्था के चेहरे पर रोड़ते बाल आदित्य ठीक कर ही रहा होता है कि आस्था पलट जाती है। दोनों के चेहरे करीब थे। सर, ये आप? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और तंग करे, तुम्हारी ये जुल्फें भी नहीं। अंकल मम्मा को डांट ले। आदित्य सबको घर छोड़ने जाता है। तभी वो आस्था को हाथ पकड़कर रोक लेता है। मुझे एक बड़ी पार्टी में जाना है, तुम साथ चलोगे आस्था? मैं सर, मैं कैसे? मेरी पार्टनर बनके। अरे मतलब जस्ट फॉर दी पार्टी, कहो चलोगी? ठीक है सर। अच्छा सुनो, ये कपड़े थोड़े अलग रहेंगे पार्टी के लिए। क्या कुछ ऐसा पहनोगी जो थोड़ा फैंसी हो? सॉरी टू से, पर पार्टी के कुछ रूल्स हैं। ओके सर। आस्था चली जाती है और आदित्य भी खुश हो जाता है। क्या करूं, न पैसा है न नए कपड़े, पर शायद एक ड्रेस है। और आस्था बंद अटैची खोलती है जिसमें वही ड्रेस रखी थी जो आस्था ने उस रात पहनी थी। अगले दिन आस्था को आदित्य लेने आता है तो आस्था बहुत सुंदर तैयार होकर जाती है और आदित्य उसी होटल के बाहर ले जाता है। ये जगह, ये तो वही है जहाँ उस रात में। ये तिल, इसका मतलब तुम वही आस्था हो, उस रात वाली लड़की। आस्था सब ठीक तो है ना? हाँ, मतलब नहीं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिक्र मत करो, थोड़ी देर की ही बात है, मैं भी आता हूँ। इस साइड में जाकर जेब से डायमंड रिंग निकालता है। इस वनवास का आज मैं अंत कर दूंगा आस्था। तुम सजा देना चाहो तो सजा दे देना, बस मना मत करना। आदित्य खुश होकर आस्था की टेबल की ओर बढ़ ही रहा था कि उसका पांव फिसल जाता है और वो बगल की टेबल की ओर गिरता है। वो अनजान था कि उस जगह आज रूमी भी अपने दोस्त रॉय के साथ आई थी। आदित्य को घुटनों पर बैठा देख रूमी एक्साइटेड हो जाती है। ओह माय गॉड, बॉस आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं। ओह गॉड, देखा रॉय, डायमंड रिंग भी है। रूमी, डोंट से अ वर्ड सर, मेरी ओर से हाँ है। यस, अ बिग यस सर। आस्था सब देख रही थी। वो दोनों को ऐसे देख खुश होकर ताली बजाती है। ओह, आंटी जी भी आई है। इनकी ब्लेसिंग से तो मैं और बॉस परफेक्ट लव बर्ड लगेंगे, है ना बॉस? रूमी, दूर हटो मुझसे। बात बस इतनी सी थी कि मेरा पाँव मुड़ गया था और आगे की पूरी कहानी तुमने खुद ही बना ली, इडियट। और ये डायमंड रिंग फिर? ये उस खास के लिए है जो मेरे दिल के सबसे पास है। कौन? आस्था। ठहरो आस्था। क्या ये बहन जी आपको पसंद है? रूमी, जबान संभाल कर। आस्था जैसी है ना, वैसा तुम जैसी लड़की चाह कर भी नहीं बन सकती। फाइटर है मेरी आस्था, फाइटर। आदित्य आस्था के सामने जाकर घुटनों पर बैठ जाता है और अंगूठी उसके आगे करता है। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सब घूर रहे हैं सर, मेरा मजाक बन जाएगा। घूरने दो, मैं तो बस तुम्हें ही देख रहा हूं। बाकी सब दुनिया मेरे लिए धुंधली हो चुकी है। आई लव यू आस्था, मैरी मी प्लीज। बोला था ना मुझ पर तरस मत खाना। मेरी कहानी तरस खाने के लिए नहीं है सर, मुझे जाना होगा यहाँ से। आस्था सुनो, ये तरस नहीं, प्यार है मेरा। हाँ, प्यार कर बैठा हूं तुमसे, गंदा वाला प्यार। नहीं रह सकता अब ये चेहरा देखे बिना, तुम्हारे इस खुशबू के बिना नहीं रह सकता आस्था। जिस चेहरे को कभी देखा नहीं, सोचो इतने सालों से उसे ही मन में बसाया हुआ था मैंने, और आज जो तुम मेरे सामने हो तो कैसे जाने दूं तुम्हें। इश्क आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या इतने साल से? मतलब ये जगह सिर्फ तुम्हारे लिए ही जानी पहचानी नहीं है आस्था। उस रात यहां मैं भी था। हाँ, मैं वही हूं जो उस रात तुम्हारे साथ था, और फिर मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मैं तो जानता ही नहीं था कौन थी वो लड़की जिसकी खुशबू ने मेरी सांसों को महका। तो आप थे। मुझे मालूम नहीं कसूर किसका ज्यादा था, मगर उस एक भूल की वजह से मुझसे मेरा सब कुछ छूट गया था आदित्य, सब कुछ। मारो और मारो आस्था, जितना चाहे मार लो, मगर सजा के बाद मेरा प्यार स्वीकार कर लो। बीती जिंदगी मैं नहीं बदल सकता, मगर हमारी आने वाली जिंदगी को मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। विश्वास करो मेरा।
विश्वास कैसे करूं? विश्वास आदित्य, मैंने जो ठोकरें खाई है उसके बाद कैसे विश्वास कर लूं कि एक लगभग अनजान आदमी आकर कह रहा है कि मेरी जिंदगी संवार देगा। पर मुझे डर है कि अब मैं किसी के छूने से ही बिखर जाऊंगी। मुझे अब और नहीं बिखरना आदित्य, और नहीं। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं। आस्था, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं हमारे बच्चे हैं। हम दोनों मिलकर उनकी दुनिया संवारेंगे ना। मुझे एक मौका तो दो। बस आदित्य, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है। आदित्य अपने कदम पीछे ले लेता है और आस्था घबराई सी वहीं बैठ जाती है। वो बस लगातार रो रही थी। आदित्य उसे दूर खड़ा देख रहा था। तभी आदित्य के पीछे एक हाथ आता है। वो पलटकर देखता है तो पारस, तू आ गया दोस्त। अच्छा हुआ तू आ गया। तूने बुलाया तो कैसे ना आता। तू बता रहा था कुछ बहुत अर्जेंट बात है, समथिंग जीने मरने जैसी। बता क्या हुआ? तुझे किसी से मिलाना था मुझे। रुक, अभी मिलाता हूँ। और तभी पारस की नजर पीछे बैठी आस्था पर जाती है। ब्रो, चुपके से पीछे मुड़कर देखना। तुझे एक लड़की दिखाऊं? वो टेबल पर जो लड़की बैठी है, जो रो रही है, दिखी? अरे हाँ, वही तो। सुन ब्रो, एक नंबर की बाजारू लड़की है वो। मेरी एक्स मंगेतर थी ये। आस्था नाम है इसका। अब तुझे क्या बताऊं, इस कदर मेरे पीछे शादी के लिए पड़ी थी कि मैं भी हाँ ही कर दिया। सोचा कि जैसा नाम वैसा ही चरित्र होगा, पर ये तो अपना चरित्र कहाँ कहाँ देकर आई होगी किसे मालूम। मंगनी वाले दिन ही मुझे मालूम हुआ था कि इसके पेट में किसी और का बच्चा है। फिर तूने क्या किया? लात मार दिया इस रिश्ते को। और क्या करता? प्यार अपनी जगह है, मगर ऐसी बाजारू लड़की को अपने घर कैसे उठाकर ले जाता? सोसाइटी में क्या मुंह दिखाता? और फिर सुना मैंने कि ये तो घर से भाग भाग भी गई थी। तरस आता है इसके माँ बाप पर। बेचारे बहुत रोए थे, पर इसे तो भागना था अपने उसी यार के साथ, है ना? और फिर बोल देती ना कि इतनी आग लगी है तो जल्दी शादी कर लेता मैं। ये क्या, कहीं भी जाकर मुंह मार आई और बनती सती सावित्री है। हाँ, अपना मुंह बंद कर ले पारस। आदित्य के अचानक हुए हमले से पारस नीचे गिरता है और आदित्य उसके ऊपर बैठकर उसे मारने लगता है। अरे तू पागल हो गया है क्या? मुझे क्यों मार रहा है? तूने आस्था के लिए इतना गंदा बोला तो बोला कैसे? सोचा तो सोचा कैसे? पारस, तुम यहाँ? हाँ, यहाँ। मुझे लगा मेरा इकलौता दोस्त तुमसे मिलकर खुश होगा, मगर नहीं। इसके मुंह से तो बस जहर निकल रहा है। जानना चाहता है कौन है वो जिससे मैं प्यार करता हूँ? यही आस्था है वो जिसे तू बाजारू बुला रहा है। क्या? अबे पागल है क्या? जो मेरी ना हो सकी तेरी क्या होगी? पता चले फिर कहीं मुंह मार। लड़ो मत मेरी वजह से, मैं चली जाती हूँ सबसे दूर। पारस, जुबान संभाल अपनी। जिस लड़के के साथ आस्था उस रात थी वो मैं ही था, और इसमें आस्था की कोई गलती नहीं थी। उसके साथ जो किया मैंने किया। मैं ही गलत हूं। इस पूरी कहानी में सिर्फ मैं गलत हूं, आस्था नहीं। और तू किस मुंह से इसके लिए ये सब बोल रहा है? हाँ, एक बार आस्था की बात तो सुनता। कैसा प्यार था तेरा। और तू चला जा यहां से, मेरी नजरों से दूर चला जा। जो मेरी आस्था को वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, उससे मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो आज तू इस कल की आई लड़की के लिए इस 20 साल पुराने दोस्त को ठुकरा रहा है ना? आदित्य, नहीं, ऐसा मत कहो। दोस्त होता तो लड़कियों की इज्जत करता, उसे गंदा गंदा नहीं बोलता। अब तू चला जा मेरे सामने से। पारस चला जाता है। आदित्य के हाथ से खून बह रहा था। आस्था वो देखती है तो उसे तकलीफ होती है। आदित्य, इतना प्यार करते हो मुझसे जो अपने लोगों से भी लड़ गए। इतना प्यार कब हुआ मुझसे आपको? उसी रात से जब तुम मेरी बाहों में किसी मासूम बच्चे की तरह आकर लिपट गई थी। तुम जो भी हो अजनबी, तुम्हारी बाहों में मुझे आराम मिल रहा है। और फिर जब कल ये अजनबी नहीं होगा तब? मुझे बस आज सुकून चाहिए। कल क्या होगा नहीं जानना। सोने दो मुझे। जो मुझसे लिपट कर ऐसे सो सके, अपने सारे डर फिक्र सब साइड करके मुझसे प्यार बांट सके। ऐसी ही तो लड़की चाहिए थी मुझे। कहां कहां नहीं ढूंढा था मैंने तुम्हें आस्था, कहां कहां नहीं ढूंढा। और देखो फिर कैसे आ टकराई तुम मुझसे। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। बस तरस रही है मेरी बाहें, इन्हें थाम लो आदित्य। ये हालात अपने आप सुधर जाएंगे।
इतना सुनते ही आदित्य आस्था को कस के गले लगाता है और दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं। ये मिलन आज का नहीं था, ये मिलन बरसों से तड़पती दो आत्माओं का मिलन था। दूर खड़े रूमी और पारस जब इनको ऐसा मिलते देखते हैं तो उनकी भी आंख भर आती है। दोनों तालियां बजाते हैं। तो इस जन्म में बॉस आंटी जी के हुए, कोई नहीं रूमी डार्लिंग, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। साथ देने वाला कैसे भी हालात में साथ दे देता है। सही कहा था तुमने आदित्य, आस्था को बस तुम ही डिजर्व करते हो। गुड लक ब्रो। और आदित्य आस्था का चेहरा चूमता है, तो कभी माथा, कभी आंखें, तो कभी हाथ। कैसे मिल गई तुम मुझे आस्था, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ, कितना ज्यादा। बताना तो पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना तो पड़ेगा ना बुद्धू कि उनके डैडी मिल गए हैं। और आस्था के घर की घंटी बजती है। नन्ही परी आंख मलते हुए दरवाजा खोलती है। मम्मा आप आ गए? लव, कुश, परी, जल्दी आओ, मेरे पास एक सरप्राइज है। तुम तीनों हमेशा डैडी के लिए पूछते थे ना, और मैं डांट देती थी, बट आई प्रॉमिस आज के बाद कभी नहीं डांटूंगी। ए सच्ची? यानी हम डैडी के बारे में बात कर सकते हैं? अरे बात नहीं, पूछो डैडी कैसे दिखते हैं। मम्मा बताओ ना, कहाँ है डैडी? तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। लो, जाकर देख लो अपने डैडी को। और परी दौड़कर दरवाजा खोलती है तो सामने आदित्य खड़ा था। उसे देखते ही तीनों बच्चे आदित्य से लिपट जाते हैं। आप हमारे डैडी हैं? वाह मम्मा, डैडी हमको पसंद आए। आई लव यू डैडी। और मुझे भी मेरे बच्चे बहुत पसंद आए। थैंक यू फॉर दी कंप्लीट फैमिली आस्था। आदित्य आस्था को गले लगाकर पूरे परिवार के साथ नई जिंदगी बसाता है और इस तरह कुदरत एक उजड़ी बस्ती को भी फिर से चमन कर देती है।